नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जो हम हिंदी एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसके पहले के वीडियो में हमने वर्णमाला पढ़ा था। इस वर्णमाला में हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसके आगे के और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चन को जो है हम इस सेकेंड भाग में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है और बहुत ही अच्छे प्रश्न जो है कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखिएगा और सबको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, इससे पहले जो 100 क्वेश्चन है वहाँ तक कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ से जो है कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है, प्राण वायु के आधार पर जो है वर्ण के भेद देखेंगे। तो देखिए, प्राण वायु के आधार पर जो है वर्ण दो प्रकार में बांटा गया है वर्णों को। तो कौन कौन से प्रकार है, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण में तो इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। तो अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध क्या होता है, इसका संबंध जो है हवा की कमी और बेसी से होता है। अर्थात प्राण वायु इसी से पता चल रहा है, प्राण वायु के आधार पर। तो अर्थात प्राण वायु क्या है, हवा ही होता है। तो हवा के आधार पर जो है कि हवा कम है तो क्या अल्प प्राण, अगर किसी वर्ण का उच्चारण करने में कम हवा निकल रहा है तो अल्प प्राण कहलाएगा, और अधिक हवा निकलता है तो महाप्राण कहलाता है। इसी आधार पर जो है वर्णों को दो प्रकार से बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जिसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ एक बार इसको समझा दिया गया है कौन कौन से अल्प प्राण में आएंगे और कौन से जो है महाप्राण में आएंगे। तो देखिए, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पे दो प्रकार के वर्ण बन जाए हैं, जिसमें पहला अल्प प्राण है। अल्प प्राण में अगर देखें तो इसमें किसे बताया गया है, जो स्पर्श व्यंजन है उसके लिए सबसे पहले देखिए तो स्पर्श व्यंजन का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, कौन सा, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ष अल्प प्राण कहलाते हैं। और जो सभी अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन, ये सभी भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सभी ऊष्म व्यंजन, ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसे याद करने के लिए आपको याद कैसे करना है, तो एक तो इसे याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, तो अ से याद रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आएंगे, और जो ऊष्म व्यंजन बच गया वो किसमें आएगा, महाप्राण में आएगा। उसके बाद स्पर्श व्यंजन के लिए कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, ए एम ए। ठीक, तो इस प्रकार याद रखेंगे। तो पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये किसमें आते हैं, अल्प प्राण। तो ए किसे डिनोट कर रहा है, अल्प प्राण को, और एम किसे डिनोट कर रहा है, महाप्राण को। तो ये दूसरा और चौथा वर्ण जो है किसमें आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। तो अब देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब बन जाएंगे आप इतने से ही। देखिए, चलिए ऐसे ही है अगला प्रश्न, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। तो यहाँ महाप्राण व्यंजन बताया गया, तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण होगा महाप्राण, तो हम देखे हैं ए से। तो यहाँ देखिए, ये दूसरा हो गया और चौथा, तो ये दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होते हैं। और देखिए, अब डायरेक्ट जो है कोई वर्ण को पहचानना है कि वह कौन सा प्रकार के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ और घोष ध्वनि कहा गया है। तो देखिए, इसमें जो है बहुत सारे पहचानने को बोला गया है। इसमें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ। तो ह्रस्व स्वर अर्थात लघु में 4 होते थे, हम देखे हैं वो चारों इसमें दिए गए हैं, अ, छोटा ई, छोटा उ और जो है ऋषि। ये सभी चारों क्या है, ये ह्रस्व आते हैं, ह्रस्व स्वर है। तो ये सभी तो है ही ऑप्शन में, तो इसे आप हटा सकते हैं। मूल स्वर भी इसे ही कहा जाता है इन चारों को, तो इन्हें भी हटा देंगे। उसके बाद देखिए कंठ, तो कंठ है और एक दूसरा है घोष, कंठ और घोष ध्वनि। तो इसके आधार पे अगर आप देखेंगे कंठ के आधार पर, तो ये उच्चारण स्थान के आधार पे है। आगे उच्चारण स्थान को जो है टॉपिक दिया गया है, उसमें जो है पढ़ेंगे तो पूरे क्लियर हो जाएगा। एक ही जो है आपको स्लाइड से पूरा क्लियर करा दिया जाएगा कि कौन सा जो है कौन से स्थान से जो है उच्चारण किया जाता है, तो वहां आप समझ जाएंगे पूरा। अभी जो है आप याद रखेंगे, यहाँ कंठ से किसका, अ का उच्चारण किया जाता है, कंठ से, और अ जो है घोष ध्वनि के अंतर्गत भी आता है। तो सघोष और अघोष इसे भी हम पढ़ेंगे आगे, उसमें भी ये क्लियर हो जाएगा घोष ध्वनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अ। ठीक, अ जो है क्या है, कंठ से इसका उच्चारण होता है और ये घोष ध्वनि है, साथ ही मूल और ह्रस्व स्वर भी है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ घोष ध्वनि क्या है उसे बताया गया है। तो इसमें देखिए आगे दिया भी गया है घोष ध्वनि के संबंध में, घोष और अघोष, इसके अंतर्गत इसका क्लासिफिकेशन हम वही देखेंगे। जैसे देखिए, घोष ध्वनि में इन ध्वनि का उच्चारण स्वर तंत्रियों के कंपन, तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। एक है घोष ध्वनि, घोष, इसे सघोष भी कहते हैं घोष ध्वनि को, और दूसरा होता है अघोष ध्वनि, अघोष। जिनमें कंपन होता है उसे जो है घोष ध्वनि, जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होगा वे जो है घोष ध्वनि कहलाते हैं, और अन्य जो है अघोष ध्वनि कहलाएंगे।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित व्यंजन में अघोष, ऊष्म और महाप्राण को आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ ऊष्म को आप जान रहे हैं और महाप्राण को जान रहे हैं, अभी अघोष को अभी हम नहीं पढ़े हैं। तो ऊष्म और महाप्राण इसके आधार पर अगर आप आंसर दें तो ऊष्म देखें तो इन सभी ऑप्शन में सिर्फ आपको ये ऑप्शन ए बस ऊष्म दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इसी से आंसर लगा सकते हैं। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये श हो गया, षट्कोण श, शरौत श और हलवाई खा। तो ये 4 ऊष्म है, तो इनमें से जो है सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और महाप्राण में भी आता है, हम देखे थे कि सभी ऊष्म व्यंजन जो है किसमें आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको अघोष और अल्प प्राण पूछा गया है, तो अघोष भी हो और अल्प प्राण व्यंजन हो। तो अल्प प्राण को आप पहले ढूंढिए, तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अल्प प्राण में इसमें यहाँ वर्ग वाइज दिया गया है, तो क वर्ग का, तो वर्ग में अल्प प्राण में कौन से 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, ये 3 वर्ण जो है आते हैं किसी भी वर्ग। तो क वर्ग का क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आपको दिख रहा है, पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा में से। तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है आपको, ये जो है क वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक, वैसे देखिए ये है दूसरा वर्ण है, तो ये कौन सा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। जब भी महाप्राण हो जाएगा, और यह भी जो है अंतस्थ है, ये सभी अंतस्थ किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब तो किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। परंतु देखिए यहाँ अघोष भी दिया गया है, तो अघोष कौन सा हो जाएगा, क वर्ग का सभी वर्ण आ जाते हैं अघोष के अंतर्गत, तो और यह अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे। तो यहाँ क को आंसर लिया गया है। चलिए अगला देखिए, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ आपको अल्प प्राण ध्वनि बताना है, तो वही फिर से हो गया अल्प प्राण के लिए कौन कौन सा, 3, 1, 3 और 5वां वर्ण। तो फर्स्ट, तीसरा और 5वां वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ त वर्ग का दिया गया है। तो त वर्ग में कौन कौन से आते हैं, त, थ, द, ध और न, ये 5 है। तो इसमें से आपको कौन सा, पहला, तीसरा और 5वां, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया आपको दिखाई दे रहा है, त, द और न, तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन निम्न है। इसमें से महाप्राण व्यंजन आपको पहचानना है, तो कौन सा महाप्राण व्यंजन है। तो आप देखिए इसमें महाप्राण में कौन सा हो जाएगा, दूसरा वर्ण हो जाएगा और चौथा वर्ण हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा वर्ण आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, उसे आपको पहचानना है। तो जैसे ये घ दिख रहा है आपको, तो ये क वर्ग का कौन सा वर्ण है, क, ख, ग, घ। तो यहाँ नहीं है पूछा गया है, देखिए यहाँ नहीं है पूछा गया है क घ अंग। ठीक, तो ये जो है प्राण, ये महाप्राण हो जाएगा, तो ये जो है आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए छ, तो छ कौन सा वर्ण है, तो ये जो है च वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी महाप्राण हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए प, तो प जो है पहला वर्ण है प वर्ग का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प जो है इसमें महाप्राण नहीं है, यह जो है अल्प प्राण है। उसके बाद ठ को देखेंगे, तो ये ट वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा महाप्राण नहीं है, तो ऑप्शन सी, प बस यहाँ महाप्राण नहीं है। चलिए अगला है, निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ आपको क ख दिया है, तो क जो है कौन सा हो जाएगा, अल्प प्राण, और ये ख महाप्राण हो जाएगा। क और यह दिया गया है, तो क और यह देखिए ये दोनों क्या है, अल्प प्राण है। ये क जो है किसमें आ जाएगा, पहला वर्ण की वजह से, और यह जो है किसके, अंतस्थ व्यंजन होने की वजह से। तो ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है अल्प प्राण है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ज और झ को देखेंगे, तो ये भी क्या है, ये जो है ज क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण है, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो कौन सा हो जाएगा, ये अल्प प्राण हो जाएगा। और झ जो है कौन सा है, ये जो है च वर्ग का चौथा वर्ण है, इस कारण ये कौन सा हो जाएगा, ये जो है महाप्राण हो जाएगा। तो ये भी दोनों है अल्प प्राण और महाप्राण, और ये ल और ल, ये दोनों भी जो है अल्प प्राण और महाप्राण है। ठीक, तो यहाँ कौन सा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन बी है। चलिए अगला देखिए, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार है। तो प्राणत्व के आधार पर, अर्थात वही है जो प्राण वायु है उसी के आधार पर पूछा गया है। तो 2 प्रकार है, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणत्व पूछा गया है, प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, यहाँ कौन सा अल्प प्राण है पहचानना है। फिर से देखिए, तो अल्प प्राण के लिए कौन सा, पहला, तीसरा और 5वां। तो यहाँ कौन सा दिख रहा है आपको, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण में देखिए ख, ये जो है दूसरा वर्ण है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। थ जो है ट वर्ग में दूसरा वर्ण है, तो ये भी जो है आंसर नहीं होगा। और प, फ, तो ये प वर्ग का दूसरा वर्ण है ये, तो ये भी जो है आंसर नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन डी, तो ये च वर्ग का जो है पहला वर्ण है, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों का कितने भेद है। वायु प्रक्षेप अर्थात वही फिर से है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। प्राण वायु या वायु प्रक्षेप एक ही प्रकार है दोनों, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण।
चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक है ब्राह्य प्रश्नों के आधार पर वर्ण के भेद। तो ब्राह्य प्रश्नों के आधार पर ही दो प्रकार के होते हैं, इसके आधार पे भी ब्राह्य प्रश्नों के आधार पे कौन कौन से दो प्रकार होंगे, एक घोष होगा, एक सघोष। घोष और सघोष हम जो देखे हैं, घोष और दूसरा अघोष होता है। ठीक, तो ये दो प्रकार जो है देखने को मिलेंगे ब्राह्य प्रयत्नों के आधार पर। और यहाँ देखिए, यह एक प्रश्न दिया गया है अभ्यंतर प्रयत्न। तो ये ब्राह्य प्रयत्न के आधार पर हम चर्चा की है। ये अभ्यंतर प्रयत्न के लिए एक नया क्वेश्चन पूछा गया था, अंदर इनर पार्ट के लिए है। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो इसके अनुसार जो है इसका आंसर 4 दिया गया था। तो ये कौन कौन से 4 हैं, तो इसके अंतर्गत विवृत, संवृष्ट, विवृत, ईष्ट, संवृष्ट। तो ये जो है 4 प्रकार को लिया गया है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। तो ये एक नया प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, ब्राह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो ब्राह्य प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, वही जो हम चर्चा किए हैं, घोष और दूसरा है अघोष। ठीक, घोष और अघोष, घोष को सघोष भी कहा जाता है। चलिए अब यहाँ देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। अब इसको पहचानने के लिए आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखेगा ना है कि देखिए, जो घोष है, घोष के लिए याद रखेंगे इसमें कौन कौन से आएगा, और अघोष के लिए याद रखेंगे इसमें कौन कौन से आएंगे। तो देखिए, अघोष में क्या कौन सा रहेगा, पहला और दूसरा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन का अघोष के अंतर्गत आएगा, और वही जो तीसरा, चौथा और पांचवा रहेगा वह किसके अंतर्गत आएगा, सघोष के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए फिर से हम वर्ड बना लेते हैं जिससे अच्छे से याद रहे। तो ए उसके बाद जो है ट्रिपल जी। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, ए फिर ट्रिपल जी। ठीक, ये जो है अघोष को दर्शाएगा, ये जो है घोष को दर्शाएगा। तो वही देखिए, यहाँ वर्ग से ही पूछा गया प्रश्न, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम 2 व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम 2 व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आते हैं, हम देखे हैं अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से अंतर्गत आएंगे, पहला 2 वर्ण जो है अघोष, तो 1 और 2, पहला और दूसरा वर्ण जो है किसमें आते हैं, अघोष व्यंजन। बाकी जो है तीसरा से लेकर के 5वां तक के किसमें, सघोष में आएंगे। यहाँ दिया भी गया है, इसे आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, ब्राह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद हैं। तो ब्राह्य प्रयत्न के आधार पर फिर से पूछा गया है, तो 2 प्रकार हैं, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, जब एक व्यंजन का संयोग दूसरे व्यंजन के साथ होगा तो उसे कहा जाता है संयोग द्वित्व, ये द्वित्व कहा जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है द्वित्व। इसका उदाहरण अगर देखें, जो ऐसे एक क लिखा हुआ है, एक है, इसके साथ एक और का जोड़ देंगे तो ये दोनों जो है क्या बन जाता है, इस प्रकार जो है लिखा जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, का। तो ये संयोग जो होता है, एक व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ फिर से किया जाता है तो उसे संयोग द्वित्व या द्वित्व ही कहा जाता है। ठीक, तो आप इसे याद रखेंगे। मर्मर स्वर का दूसरा नाम क्या है। ये मर्मर स्वर किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो कौन से स्वर को कहा जाता है, जो अर्धघोष स्वर होते हैं, अर्धघोष स्वर उन्हें जो है मर्मर स्वर कहा जाएगा, अर्ध स्वर कहा जाएगा, अर्धघोष को मर्मर स्वर कहते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं। यहाँ आपको सघोष व्यंजन पहचानने हैं, तो यहाँ वर्ग वाइज दिया गया है, तो आपको सिर्फ फिर से पहचानना है सघोष। तो सघोष के लिए क्या होता है, 3, 4 और 5, तो ये वर्ण होते हैं। देखिए यहाँ अघोष के लिए 1 और पहला और दूसरा वर्ण, और घोष या सघोष के लिए जो है तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से आ जाएंगे, तो च दिया है पहला है तो ये गलत हो जाएगा, ये तो ये किस में आ जाएगा, च अघोष में आ जाता है। उसके बाद ये त धी दिया गया है इसमें, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए ये 5वां है, ड है तो तीसरा है, ये पांचवा ये भी 5वां वर्ण है, और ये जो है तीसरा है, तो ये जो है आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, और ये भी जो है गलत हो जाएगा, ये पहला और दूसरा है प वर्ग का। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इन सभी से जो है मिश्रित प्रश्न पूछे गए हैं। मिश्रित प्रश्न कैसे बनते हैं उसे देखिए, तो हम इससे पहले भी जो उदाहरण कुछ देखे थे वे भी मिश्रित प्रश्नों के थे। जैसे देखिए, अघोष, स्पर्श, अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, तो इनमें से इन तीनों व्यंजन कौन से नहीं है आपको बताना है। तो इन सब का हमने अलग अलग तो सॉल्व किया है, और साथ ही अब यहाँ बताना है आपको, एक साथ जो है पूछा गया है तब। तो देखिए स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श में क वर्ग, जो 5 वर्ग होते हैं उन 5 वर्ग के 25 वर्ण, टोटल 25 वर्ण जो है इस स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए क भी है, प भी है और ट, ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ जो है आंसर सीधा डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसी एक को आपको पकड़ना है जिसमें आसानी से आपको आंसर मिल जाए, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
चलिए अब वर्णों के उच्चारण स्थान, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्णों के उच्चारण स्थान। इसके लिए जो है हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए एक स्लाइड भी है आपके लिए, उस स्लाइड से हम पूरा पढ़ेंगे। देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ निम्नलिखित स्वर में कंठ तालव्य स्वर है, तो कंठ तालव्य पूछा गया है, कंठ से भी और तालु दोनों से जिसका उच्चारण हो उसे जो है कंठ तालव्य अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ए जो है इसके अंतर्गत आता है, कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसे पूरा समझ लेते हैं हम वर्णों के उच्चारण स्थान को जो है पूरा समझेंगे हम इस स्लाइड से। देखिए अब इसके लिए आपको सबसे पहले आपको जो है उच्चारण स्थान को जो है सीक्वेंस से आपको याद करना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसे कैसे याद करेंगे, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। तो अभी आप सीधा यहाँ तक की याद करिए, कितने हैं यहाँ, कितने हैं टोटल 5। तो 5 को याद रखेंगे, बार बार आप बोलेंगे स्वर से, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अगर आप इसे जो है इसके स्थान के आधार पर अगर क्रम से देखेंगे तो सबसे लास्ट में होता है कंठ होता है, सबसे इनर पार्ट है, उसके बाद उसके ऊपर तालु होता है, फिर मूर्धा होता है, फिर दंत और सबसे बाहरी भाग है ओष्ठ। तो इसे आप क्रम से याद रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा इसे याद रखने में। उसके बाद देखिए जिनका कंठ और तालव्य दोनों के मेल से बनेगा कंठ और तालु के, वे कंठ तालु में अंतर्गत आ जाएंगे। जिनका जो है दो कंठ और ओंठ इन दोनों के मेल से जो बनेंगे, जो वर्ण बनते हैं कंठ में आने वाले और ओंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों के मेल से, तो वे कंठोष्ठ के अंतर्गत आ जाएंगे। और वही दांत और ओंठ इन दोनों के उपयोग से जिसका उच्चारण किया जाएगा वह दंतोष्ठ में आ जाएंगे। तो अब दंतोष्ठ के लिए एक वर्ण बस याद रखेंगे, टोटल एक वर्ण है कौन सा, व। ये किसके अंतर्गत आएगा, दंत ओष्ठ के अंतर्गत। तो दंतोष्ठ के अंतर्गत आ रहा है वह, सिर्फ इसे आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब बाकी सबको हम देखेंगे। तो पहला है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसके आधार पे सबसे पहले आता है कंठ। तो कंठ में आपको याद रखना है सबसे पहले जो स्पर्श व्यंजन है, व्यंजन यहाँ इस टेबल में व्यंजन है, इसमें स्वर है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ग है क वर्ग, वो सभी क वर्ग किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यह हो जाएंगे कंठ के अंतर्गत। और साथ ही जो हम ऊष्म व्यंजन पढ़ते हैं उसका ह आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, कंठ से उच्चारण किया जाता है ह का। और ह आ रहा है तो ह की तरह किसका और उच्चारण होता है, जो अयोग वाह में जो अह होता है उसका भी उच्चारण कैसे होता है, इसका उच्चारण होता है लगभग ह की तरह। तो ये भी जो है इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और जो स्वर को आप दो के पेयर में बांट देंगे, सभी स्वर को जो है दो के पेयर में, और जो शुरू का 2 पेयर है अ और आ, ये कंठ में उच्चारण किया जाएगा। तो अ आ का जो है कंठ में उच्चारण किया जाएगा। देखिए स्वर को दो पार्ट में बांट देंगे, अ और आ हो गया, वैसे ई और ई हो जाएगा, छोटा ई और बड़ी ई हो जाएगा। उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ए और ए हो जाएगा, और ओ और अ हो जाएगा। इस प्रकार आप जो है दो के पेयर में बांट लेंगे, और एक जो ऋषि है उसे जो है आप अलग से उसे रखेंगे। ठीक, तो अब चलिए अब इसे देखते हैं। सबसे पहले में तो आ गया कंठ में। कंठ में कौन सा, स्वर में देखें तो पहला पेयर उठा के रख देंगे स्वर वाले में, कंठ के अंतर्गत। और यहाँ जो है क वर्ग को रख देंगे व्यंजन का, और इसमें देखिए अंतस्थ, इसमें जो है कौन सा, उसमें व्यंजन का ह आ गया, और ह है तो इसमें अ का उच्चारण भी ह के समान होता है, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है तालु। तालु के अंतर आप जो है स्वर का दूसरा पेयर रख देंगे, छोटी ई और बड़ी ई को। और स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ग कौन सा है, च वर्ग, उसे रख देंगे। और देखिए अब यहाँ से जो है एक आपको अंतस्थ व्यंजन को रखना है, पहला अंतस्थ व्यंजन है उसे, और दूसरा क्या रखना है आपको, एक ऊष्म व्यंजन को रखना है, वो भी क्रम से। तो य र ल कर, य र ल और व है, तो इन सबको आप यहाँ क्रम से रखते जाते हैं। तो ये व को हम तो याद कर चुके हैं, तो यहाँ य बचा है, र बचा है और ल बचा है, तो इन्हें आप हम क्रम से अब याद करेंगे। तो य को पहले में रखेंगे कि यहाँ से तालु में रखें, फिर मूर्धा में हम किसे रखेंगे, र को रखेंगे, और दंत में हम किसे रखेंगे, दंत के लिए में किसी ने रखे है, आपको ल को रखना है। ठीक, तो इस प्रकार आप तालु से रखते स्टार्ट करेंगे किसे, अंतस्थ व्यंजन को। और वही ऊष्म व्यंजन को पहला ह में रख दिए गए हैं कंठ का ऊष्म व्यंजन। उसके बाद जो बच गए हैं उन्हें स, फिर सतकोन सा और सरौता सा, इसे फिर से जो है तालु से क्रम से रखना है। ठीक, तो यहाँ से आपको अंतस्थ व्यंजन याद हो जाएगा। और सभी वर्गों को जो है आपको क्रम से रखना है, पहले कंठ में रखे, फिर तालु में रखे, फिर उसके बाद ट वर्ग को मूर्धा में, और त वर्ग को दंत में रखेंगे, और प वर्ग को इसमें ओष्ठ में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको सभी स्पर्श व्यंजन भी क्लियर हो गए। उसके बाद अब क्या बन गया, स्वर। तो स्वर में देखिए पहला पेयर को आप कंठ में रखे हैं, दूसरा पेयर को आपको तालु में रखे हैं। उसके बाद देखिए बड़ी ई के बाद क्या आता है, ऋषि। तो मूर्धा में आप सिर्फ ऋषि को रखेंगे, एक ही है उसको। उसके बाद देखिए दंत में आपको छोड़ देना है, किसी भी स्वर का उच्चारण दांत के इससे नहीं किया जाता है, किसी भी स्वर का उच्चारण जो है दंत से नहीं होता है, तो आप इसे छोड़ देंगे किसे, दंत वाले को। उसके बाद ओष्ठ से होता है ऊ, तो ऊ का उच्चारण करके आप देख सकते हैं, उसका उच्चारण दोनों ऊ का ओष्ठ से होता है, तो इसमें आ जाएगा ओष्ठ। उसके बाद देखिए कंठ तालव्य में तो ए और ए को देखेंगे तो ये किसके मिश्रण से बनता है, जो कंठ से उच्चारण किया जा रहा है अ या आ उसके, और तालु से उच्चारण किया जाने वाला ई या बड़ी ई, इन दोनों के मिश्रण से ए और ए बनता है। तो ये कंठ और तालु दोनों के मिश्रण से बन रहा है, तो कंठ तालव्य में लिखा जाएगा।
और देखिए ओ किससे बनता है, एक कंठ से बन रहा है, अ ले लेंगे और वही जो है ओष्ठ ओठ वाला कौन सा, उ ले लेंगे, तो इसी से बनता है ओ। ठीक, तो ओ और औ ये दोनों जो है किससे बनेंगे, ओठ और कंठ, इन दोनों के मिश्रण से बनते हैं, तो ये कंठोष्ठ के अंतर्गत रख दिया जाएगा। उसके बाद दंतोष्ठ में वह तो रहेगा ही। चलिए, तो इस यहाँ से आपको क्लियर हो गया उच्चारण स्थान। उसके बाद चलिए अगला अब यहाँ प्रश्न करते हैं उच्चारण स्थान से। तो देखिए किस विसर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो विसर्ग मतलब अह। ठीक, तो अह है विसर्ग के, देख सकते हैं अह, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो सबसे पहले भी रखे थे हम कंठ में, तो कंठ के वर्ण के अंतर्गत आता है इसका उच्चारण स्थान। अगला देखिए अवरोधी व्यंजन में, तो अवरोधी व्यंजन है उसमें क्या होगा, अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाता है, तो अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाएगा। अवरोधी व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा पूरी तरह रुक जाती है उसे अवरोधी व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, प वर्ग का, प वर्ग जो है पूरा अवरोधी व्यंजन कहलाते हैं, प फ ब भ म, तो ये सभी अवरोधी व्यंजन है। चलिए अब अगला देखिए, ह म व एवं र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम क्या है। तो अगर आप देखेंगे ह का कौन सा क्रम होता है, ये कंठ के में रहता है, तो कंठ सबसे पहले कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन में आपको दिख रहा है सबसे पहले कंठ, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही माँ का देखिए, माँ कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तो माँ कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है कौन सा आता है, तो ये प वर्ग के अंतर्गत आता है, प वर्ग, तो प वर्ग कौन से में आता है, ओष्ठ, तो ओष्ठ में अंतर्गत आएगा प वर्ग। और वही क्या दिया है व, तो व का क्या दंतोष्ठ हम इसके लिए याद किए थे, और र कौन सा हो जाएगा, इसके लिए जो है अंतस्थ व्यंजन का, ये कौन सा वर्ण है, तालु से स्टार्ट होता है अंतस्थ, उसके बाद तालु या रखते हैं तालु में, और उसके बाद जो है मूर्धा में क्या रखते हैं, र को लगते हैं, तो ये मूर्धन्य हो जाएगा र के लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला च व्यंजन का उच्चारण होता है, तो च व्यंजन का उच्चारण कैसे होगा, आपको कहाँ से होता है आपको बताना है। तो च कौन से के अंतर्गत आता है, क और च, तो क कंठ के अंतर्गत आ जाएगा, क वर्ग जो है कंठ के अंतर्गत, और च वर्ग किसके अंतर्गत आ जाएगा, तालु के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तालु, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ष ध्वनिया है, तो यहाँ देखिए एक नया वर्ड आ गया वर्ष ध्वनिया, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है उसे जो है वर्ष व्यंजन कहा जाता है। तो जिसमें के उच्चारण में जिह्वा किसको, ऊपर के मसूड़ों को जो स्पर्श करे, ऊपर के मसूड़ों को ही क्या कहा जाता है, वर्ष कहा जाता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा जो है ऊपर के जो मसूड़े हैं उनसे स्पर्श करेंगे वे जो है वर्ष वर्ण कहलाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, न, र, ल, स और ज। न का उच्चारण करके देखिए, न में भी टच हो जाता है, र में, ल, स और ज, इसका आप उच्चारण करके देखेंगे तो इन सभी में जो है आपका मूर्धा की से जीवा जो है मसूड़ों पर ही मसूड़े को टच कर रहे हैं, इसलिए जो है वर्ष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, देखिए ऑप्शन डी में दिया है न, ल, स और ज, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वर्ष व्यंजन के अंतर्गत। अगला देखिए ओष्ठ व्यंजन, तो ओष्ठ व्यंजन इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, तो ओष्ठ व्यंजन में हम देखे थे इसमें कौन सा आता है, एक तो प वर्ग आ जाएगा, पूरा प वर्ग आ जाएगा। उसके बाद जो है इसमें वो स्वर देखे थे तो उ, बड़ा उ और छोटा उ आ जाता है स्वर में, और इसके अंतर्गत और कौन सा आता है, तो इतना ही आता है टोटल, तो टोटल इतना ही आते हैं, तो प वर्ग और उ। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, जहाँ प वर्ग आपको दिखाई दे रहा है तो ये च वर्ग है, ये ट वर्ग, ये त वर्ग है। ऑप्शन बी में आपको प वर्ग दिख रहा है, तो ये सभी जो है किसमें अंतर्गत आ जाएंगे, ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत। चलिए अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, तो यहाँ मूर्धन्य से उच्चारण किए जाने वाला वर्ण आपको बताना है। तो मूर्धन्य जो है तीसरा है, कंठ तालु उसके बाद आता है मूर्धन्य। तो इसके अंतर्गत यहाँ कौन से उदाहरण दिए हैं, वर्ग से हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, फिर उसके बाद ट वर्ग, तो ट वर्ग के जो वर्ण है वे आ जाएंगे मूर्धन्य। तो ट वर्ग का इसमें कौन सा वर्ण दिख रहा है आपको, ये ढक्कन के साथ ट, ठ, उसके बाद ढ, तो ये जो है किस में आ जाएगा, मूर्धन्य वर्ण। अब अगला है निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, तो यहाँ कंठव्य व्यंजन आपको बताना है। तो कंठव्य व्यंजन में क वर्ग आ जाता है, तो क वर्ग कौन सा यहाँ ग दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला है इस वर्ण शब्द का इस वर्ण या शब्द का उच्चारण मूर्धा या मूर्धन्य है, तो इसका कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण जो है मूर्धा या मूर्धन्य से होता है। तो आपको फिर से मूर्धन्य का पूछा गया है, तो इसमें कौन सा वर्ग आएगा, तीसरा, तो क, च, उसके बाद ट, तो ट में आता है मूर्धन्य जो है, क कंठ का हो जाता है, च जो है तालु का, उसके बाद तीसरा है मूर्धन्य, तो मूर्धन्य आ जाएगा ट, तो ट वर्ग इसमें दिया गया है ट ऑप्शन भी, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला है प किस प्रकार का व्यंजन है, तो प किस प्रकार का व्यंजन है आपको बताना है। तो प कौन के अंतर्गत आता है, तो देखिए प को अगर देखें तो ये जो है इस वर्ष व्यंजन है, तो यहाँ जो है अगर उच्चारण स्थान पूछा रहता तो प किस के अंतर्गत आता है, प जो है ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ परंतु प्रकार पूछा गया है तो स्पर्श व्यंजन के प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा।
चलिए अब अगला देखिए, ई, छोटे ई और बड़े ई एक इस प्रकार के वर्ण है, तो ये दूसरा पेयर हो जाएगा स्वरों का। तो दूसरा कौन सा होता है, कंठ के बाद तालु, तो ये तालव्य वर्ण हो जाएंगे ई और ई। फ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है, तो फ का उच्चारण कहाँ से होगा, ओठ से, क्योंकि ये प वर्ग के अंतर्गत आता है। तो प वर्ग के बाद प के बाद आता है फ, तो ये किसके उच्चारण हो जाएगा, इसका ओठ से होता है, तो ये ओष्ठ्य वर्ण है। व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण स्थान हम इसे अलग से याद किए थे, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, दांत और ओष्ठ। दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, तो व को आप उच्चारण करके देख भी सकते हैं, इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों के प्रयोग से होता है, तो ये ऑप्शन ए इसका दंतोष्ठ इसका सही उत्तर है। चलिए अगर देखिए ओष्ठ ध्वनि है, तो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत प वर्ग आते हैं सभी, तो प यहाँ ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार वर्ण एवं इस सूची एक में चार वर्ण दिए गए हैं और सूची दो में जो है उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। सूची एक का मिलान करिए और सूची दो से जैसे दिया गया है उसी प्रकार मिलान करके आपको मिलान करना है। तो देखिए आपको यहाँ सूची एक में दिया गया है वर्ण और यहाँ उच्चारण स्थान, यहाँ आपको मिलान करना है। चलिए इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो देखिए अगर सबसे पहले यहाँ देखिए कंठ, तो कंठ के अंतर्गत कौन सा आता है, तो यहाँ देखिए सभी जो है लगभग ये स्वर सिर्फ एक है ई, तो ये जो है दूसरे वर्ग के अंतर्गत आएगा। कंठ के बाद कौन सा आता है, तालु, तो ये तालु के अंतर्गत आएगा, तो ई जो है तालु हो जाएगा। तो एक का जो है चार हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में एक का चार दिख रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आप ले सकते हैं। बाकी सभी को आप देखें, तो अगर आप देखें कंठ, तो कंठ के अंतर्गत किसका हो जाएगा, कंठ में जो है क वर्ग आते हैं, तो यहाँ क वर्ग कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी में क वर्ग में घ आता है, तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बी का एक हो जाएगा। तो बी का एक भी है आपको मिल रहा है कहाँ, डी में ही। उसके बाद देखिए ब, तो उसके बाद देखिए कंठ के और तालु हो गया, उसके बाद आता है मूर्धा। तो मूर्धा में कौन से आते हैं, तो देखिए मूर्धा में आता है कौन सा, ये रा आ जाएगा, मूर्धा में आ जाएगा रा। रा क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन को अगर देखें तो अंतस्थ व्यंजन तालु से स्टार्ट होता है, या तालु में आता है, उसके बाद मूर्धा में जो है रा आता है, तो ये रा किस में आ जाएगा, मूर्धा में आ जाएगा, तो इसका तीन हो जाएगा। इसका डी का तीन हो जाएगा, तो ये डी का तीन दिख रहा है। उसके बाद अगर ब को देखेंगे ये किस में आएगा, ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक, प वर्ग का सभी जो है इसमें आते हैं, ओष्ठ में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ आपको फिर से उच्चारण स्थान बताना है। तो ये इसके लिए कौन सा उच्चारण होता है, दांत को छोड़ देना है ऊ के बाद, तो इसमें कौन सा आता है, तो इसमें ऊ के लिए हो जाता है कौन सा, तो इसमें होता है ओष्ठ, तो ओष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो इसके लिए सेकंड वाला हो जाता है कौन सा, तालु, तो तालु हो जाएगा उच्चारण स्थान। निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनि कौन सी है, यहाँ कंठव्य ध्वनि कौन सी है आपको बताना है। तो कंठ में क वर्ग आता है, तो क वर्ग में यहाँ दिख रहा है ग और घ, तो देखिए ये घ है, क ग और घ, तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज झ इ इनका उच्चारण स्थान है, तो ये कौन से वर्ण के अंतर्गत आएंगे, च वर्ग, च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो च वर्ग कौन से किसके अंतर्गत आएगा, तालु के अंतर्गत, तो ये तालव्य वर्ण है, च झ और इ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो क वर्ग का कौन सा होता है, सबको पता है कंठ होता है। देखिए बार बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, वही प्रश्न है, यहाँ कौन सा वर्ण जो है मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य वर्ण आपको बताना है। तो ये देखिए इसमें कौन सा आ जाएगा, मूर्धन्य का क्रम तीसरा है, तो तीसरे क्रम में जो है कौन सा वर्ण का आता है, तो ट वर्ग आता है। तो यहाँ देखिए फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये ढ जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा ढ। निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है, तो कंठ और तालव्य पूछा गया है, तो इसके लिए हम देखे थे कंठ और तालव्य दोनों से होने वाला। तो ए और इन दोनों का उच्चारण किससे होता है, कंठ और तालव्य दोनों से होता है। एक अ और ई से बन के बना हुआ है, तो अ और ई, अ किसमें कंठ में और ई जो है तालव्य में, तो इसी से बना है ए और अय। तालव्य ध्वनि नहीं है, इसमें से तालव्य ध्वनि कौन सा नहीं है, तो जो किसके अंतर्गत जो च वर्ग के हैं वे इसमें नहीं होंगे तालव्य ध्वनि, तो च छ झ ये जो है नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तालव्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण क्या है, तो इसमें दंत वर्ण आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ दंत वर्ण में त वर्ग आते हैं, तो त वर्ग के जो है सभी त थ आ जाएंगे, तो ये जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। च वर्ग की ध्वनि किस वर्ग में आता है, तो च किस में आता है, तालव्य में आता है, फिर से रिपीट किया गया है। मुख्य किस भाग में जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है, बताइए। उ, बड़ा ऊ, प वर्ग का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो इसे हम बार बार देख रहे हैं, इसका कौन सा होता है, ओष्ठ, तो ओष्ठ है उ, बड़ा ऊ और प का। व का उच्चारण स्थान फिर से पूछा गया है, तो ये दंत ओष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ से होता है व का उच्चारण। वर्ण अण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, तो देखिए ड का उच्चारण आपको बताना है, तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप याद रखेंगे इसका वर्ग कौन सा होता है, ट वर्ग। ट वर्ग का जो है ये अंतिम वर्ण है ट वर्ग का, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य, तीसरा वाला हो जाएगा। कंठ तालु के बाद मूर्धन्य, ये हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान।
ठीक, तो यहाँ तक के हमारा उच्चारण स्थान के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद चलिए अब हम फिर से यहाँ द्वित्व व्यंजन पढ़ेंगे। तो द्वित्व व्यंजन का हम परिभाषा भी देखेंगे, जिसमें जो है क्या हो, किसी व्यंजन को, किसी एक व्यंजन का जो है उसी व्यंजन का फिर से संयोग हो, जैसे क था उसका फिर से संयोग हो के जो है दो क बन जाते हैं, वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, एक ही व्यंजन में दूसरे उसी व्यंजन का फिर से संयोग हो तो वह क्या कहलाते हैं, संयोग द्वित्व या द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें आपको पहचानना है यहाँ द्वित्व व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है आपको डबल डबल वाला, कहाँ दिख रहा है आपको, यह मक्का में। तो मक्का में आपको क में डबल दिख रहा है इस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, एक ही वर्ण जब किसी शब्द में दो बार प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है। तो फिर से वही प्रश्न है, तो ये किसका परिभाषा है, द्वित्व व्यंजन का है। तो द्वित्व व्यंजन की परिभाषा है कि एक ही वर्ण में जब किसी शब्द में दो बार प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाएगा, वो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। अब अगला देखिए, अनुस्वार का पंचमाक्षर में परिवर्तन। देखिए अनुस्वार बिंदु होता है, उसका पंचमाक्षर में जो प्रयोग होगा उसके अब कैसे प्रयोग होता है उसका वो आपको यहाँ समझना है। तो देखिए इसका प्रयोग कैसा होगा, जैसे आपको यहाँ पहला उदाहरण दिया गया है उसी से समझेंगे। पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है। तो जो पंच में अनुस्वार लिखा हुआ है ये पंच है, पंच, इसमें जो बिंदु लगा है यही जो है क्या है, अनुस्वार है। तो अनुस्वार जो है किस रूप में लगा हुआ है। तो देखिए इसका जो है कौन सा रूप होता है, अगर आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे, पंच का अगर आप शुद्ध रूप लिखेंगे, शुद्ध हिंदी का जो है पंच का अगर शुद्ध रूप लिखेंगे तो ये किस प्रकार लिखाएगा ये बताना है। तो यहाँ देखिए जो ये वर्ण लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है प में, प, और इसके बाद कौन सा वर्ण आता है, च वर्ण। च वर्ण अर्थात इसके बाद जो अनुस्वार लगा है बिंदु, उसके बाद जो वर्ण आता है उसी वो वर्ण जो है किस वर्ग का है, उसी वर्ग का, जिस वर्ग का ये वर्ण है उस वर्ग का जो पंचमाक्षर रहेगा, पांचवा अक्षर रहेगा पंचमाक्षर, उसी को जो है इसका क्या लिया जाता है, जो इसकी बंध जो है अनुस्वार के रूप में लगाया जाता है यहाँ। ठीक, जैसे आप देखिए यहाँ पंच लिखा हुआ है, तो पंच लिखा हुआ है, ये प के बाद क्या आ रहा है, च लग रहा है, यहाँ च आया हुआ है। तो च वर्ग का जो पांचवा अक्षर कौन सा होता है, इसमें पांचवा अक्षर जो होता है इ होता है। ठीक, पंचमाक्षर कौन सा होता है, इ होता है। ठीक, तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा ये पंच को, तो पंच को जब लिखेंगे हम तो आधा यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, और च इस प्रकार जो है इसका शुद्ध रूप लिखाता है। तो ये जो है पंच लिखा हुआ है ये भी, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, पंच में जो है अनुस्वार किस रूप में रहेगा, इ के रूप में। और ये जो अगला वर्ड रहेगा जो क्या लगा हुआ है, अनुस्वार, उसके बाद जो आया हुआ वर्ण है उसी के जो अंतिम पंचमाक्षर वर्ण है, उस वर्ग का अंतिम जो वर्ण है उसी का जो है यहाँ लगता है पंचमाक्षर के रूप में, अनुस्वार के रूप में। ठीक, तो इसी को यहाँ समझाया गया है, आप एक बार पढ़ के यहाँ समझ सकते हैं। सामान्यतः जो पंचमाक्षर के स्थान पर वर्तमान समय में अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है, किंतु शब्द अनुस्वार के बाद हो उसी वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार के स्थान पर आएगा। तो जो शब्द अनुस्वार के बाद रहता है उसी वर्ग का जो है पंचमाक्षर अनुस्वार के स्थान पर आता है। जैसे आपको दिया गया है, पंच में अनुस्वार के स्थान पर च वर्ग के पंचमाक्षर यह आएगा, और यह क्या लिखा जाएगा, पंच जो है इस प्रकार लिखा जाएगा। पंडित में उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, पंडित में अनुस्वार को किस स्थान पर आएगा, तो पंडित देखिए यहाँ अनुस्वार लगा हुआ है, उसके बाद कौन सा है, ड है। तो ये ड कौन से वर्ण के अंतर्गत आएगा, ड वर्ग के, ये जो है ड जो है ट वर्ग के अंतर्गत आता है। ट वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, अण है। तो ये अण जो है इसके अंतर्गत जो है क्या आ जाएगा, अनुस्वार के रूप में लगेगा। तो ये पंडित इस प्रकार शुद्ध रूप में लिखाएगा। ठीक, तो उसी का दिया गया है अगला उदाहरण भी। तो देखिए किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा गया है। तो यहाँ कौन शब्द में लिखा गया है, जब पंक्ति देखेंगे तो इसमें क वर्ग आया है, तो ये क वर्ग का रहेगा, तो इसमें अंग रहेगा अगर लिखना हो पंक्ति के लिए तब। और यहाँ पंजा में देखिए, तो पंजा में यहाँ ज है, अनुस्वार के बाद ज अर्थात च वर्ग क्या होता है, य, तो इसमें जो है य लिखाएगा। और इसी देखिए पंडित, तो पंडित में हम अभी देखे हैं कि इसमें ड़ है, तो ये क्या है, ड़ हो जाएगा, क्योंकि ये ट वर्ग के अंतिम वर्ण, ट वर्ग का अंतिम वर्ण लग जाएगा, तो इसे ये लग जाएगा ड़, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए 15, तो इसमें क्या लिखा है, द, तो द कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तो द जो है कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगा, त वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो उसका जो है अंतिम वर्ण जो है लिखा जाएगा, इसके अंतर्गत ना लिखा जाएगा। ठीक, तो ये जो है कौन सा आंसर हो जाएगा, ड़ के लिए पूछा गया है, तो ये पंडित हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला देखिए, अब हम यहाँ वर्ण विच्छेद सीखेंगे। देखिए वर्ण विच्छेद हम इससे पहले भी जो पहले वीडियो पढ़े हैं उसमें भी हमने सीखा था वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं उसे। अब यहाँ भी हम वर्ण विच्छेद को सीखेंगे, ये बहुत इजी होता है। देखिए वर्ण का विच्छेद करना है, तो यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया गया है, निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है। तो निषेध को आपको तोड़ना है, ये किन के मेल से बना हुआ है। तो देखिए निषेध को जब आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये निषेध से पहले न लीजिए, तो न में जो है यहाँ आरेख लग गया। उसके बाद देखिए न में कौन सा मात्रा लगा हुआ है, तो छोटी ई का, तो यहाँ छोटी ई रख लेंगे। उसके बाद कौन सा है, सतकोण है, तो सतकोण को रख लेंगे। उसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, ए का मात्रा, तो ए को लिख लेंगे। उसके बाद है कौन सा ध है, तो ध को तोड़ेंगे, और इसमें आरेख लगा है तो अ। ठीक, तो इस प्रकार आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, आप देख सकते हैं न, ई, स, ए, ध, न, तो ये ऑप्शन
सी में दिख रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रकार तोड़ा जाता है कोई भी वर्ण को, कोई भी जो है ध्वनि है उसे शब्द को जो है इस प्रकार वर्णों में तोड़ा जाता है। जैसे ये राम भी है, तो राम को तोड़ेंगे तो आप पहले र है, उसमें बड़े आ का मंत्र लिखा हुआ है र में, उसके बाद क्या है इसमें म है, तो म को तोड़ेंगे और इसमें आ जाएगा, तो 4 वर्ण हो जाएंगे टोटल इसमें। तो इसमें पूछा गया है राम शब्द में कितने वर्ण है, तो इसमें 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण, और इसमें कितने 2 अक्षर हैं, रा उमा। चलिए अगला देखिए, यहाँ चक्की है, ये चक्की के लिए आपको सही जो है इसमें वर्ण विच्छेद कौन सा है आपको पहचानना है। तो चक्की को तोड़ के आप देख सकते हैं, च है, इसे तोड़ेंगे फिर अ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क है, एक बार और क है, ठीक, तोड़ेंगे और उसके बाद जो है बड़े ई का मंत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं च अ क ई। तो ये कौन से में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, प्रकार शब्द निम्न वर्णों में जुड़कर बना होता है, तो प्रकार को भी अगर आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये प रहेगा पहले, तो प में ही, और र भी लगा हुआ है तो र भी हो जाएगा। उसके बाद जो है इसे क्या हो जाएगा, इसमें अ भी छुपा हुआ है, ठीक। इसे तोड़ेंगे तो उसके बाद देखिए इसमें क है, क को तोड़ेंगे तो इसमें आ का मंत्र लगा हुआ है। उसके बाद र है, तो र को तोड़ेंगे और इसमें अ लगा हुआ है। तो इस प्रकार कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला है शब्द क्रम का निर्धारण। तो शब्द क्रम का निर्धारण ये डिक्शनरी के रूप में रहता है, उसके लिए शब्द क्रम का निर्धारण है, ये बहुत इजी होता है। आप इसमें देखिए प्रश्न जो दिया है उसे एक बार पढ़िए। क वर्ण के आरंभ होने वाले 4 शब्द दिए गए हैं, क्रम, क्रम, कंगन, काम। नीचे दिए जा रहे हैं हिंदी शब्दकोश में इन चारों शब्दों के अर्थ खोजने पर कौन सा शब्द आपको पहले स्थान पर, कौन सा शब्द आपको दूसरे स्थान पर, कौन सा शब्द आपको तीसरे स्थान पर तथा कौन सा शब्द आपको चौथे स्थान पर मिलेगा। तो आपको इसे जो डिक्शनरी होते हैं हिंदी शब्दकोश, वहां आपको इसके क्रम को आपको निर्धारित करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको कैसे इसका आंसर देना है आपको समझिए। तो इसके लिए आप जो है इंग्लिश, इसका जो अल्फाबेट है वर्ण में, इसको आपको जो वर्ण दिए गए उसे आपको अल्फाबेट में पहले परिवर्तित करना है। जैसे क है, क के लिए अल्फाबेट क्या क्या प्रयोग करते हैं, के और ए प्रयोग करेंगे क के लिए, ठीक। तो क के लिए के प्रयोग करते हैं। तो इसी जो है अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार आपको इसका स्पेलिंग सबको लिखना है। जैसे आप लिखिए क्रम है, क्रम हो गया, कर्म हो गया, उसके बाद कौन सा कंगन हो गया, कंगन, और काम हो गया, ठीक। तो इन सब का आप पहले इंग्लिश में अब इसका स्पेलिंग लिखेंगे। तो देखिए क्रम, तो क्रम में ऐसे लिखा जाएगा क्रम, ठीक। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं क्रम को तो वही आप कर्म को लिखेंगे। तो कर्म किस प्रकार लिखाएगा, कर्म, तो ये कर्म जो है इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है इसके लास्ट में भी मर ए रहेगा, लेकिन आप सिर्फ पहले स्टार्टिंग के वर्ड को पकड़ना है, आपको 2-3 से ही आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ कंगन लिखा हुआ है, तो कंगन कैसे लिखाएगा, के ए एन, ठीक, कंगन, तो इस प्रकार लिखा जाएगा कंगन। उसके बाद जो है क्या लिखा हुआ है, काम, तो के ए एम, तो इस प्रकार लिखा जाएगा काम। तो आपको इसी क्रम में आपको जमाना है इसे। तो देखिए इस क्रम में आपको जमाना है। तो सबसे पहले आप अगर स्पेलिंग देखेंगे तो कौन सा आ रहा है, के और ए, तो सभी में दिख रहा है आपको, के और ए सभी में दिख रहे हैं। उसके बाद कौन सा वर्ण आता है, एन, तो देखिए इन सब में जो है ये इसमें एन है, देखिए इसमें कौन सा है, ए, कंगन है, ग्राम। तो इस क्रम में अगर देखेंगे तो सबसे पहले कंगन आ जाएगा, फिर कर्म आ जाएगा, फिर काम आ जाएगा, उसके बाद जो है लास्ट में क्रम आ जाएगा। तो इसे के एन आ जाएगा, यहाँ के एन है, के एन, कर्म, तो देखिए कर्म है, तो यहाँ आर रहता है, तो ये जो है बाद में आएगा उसके बाद काम, तो के ए एम आन हो जाएगा। तो ये जो है क्रम, तो ये जो है कंगन, ये सही क्रम हो जाएगा इसका। अगर आपको जब पूछा जाए तो इस प्रकार आपको बनाना है। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ से जो अन्य और विविध प्रश्न पूछे गए हैं उसे भी यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर आगे मिलने वाले स्वर हैं, तो यहाँ कौन से स्वर जो है आगे मिलने वाले स्वर होंगे। तो देखिए इसमें कौन से स्वर होंगे, सबसे पहले ओ, तो ओ जो है स्वर जो है क्या है, आगे मिलने वाले स्वर हैं। तो आगे मिलने वाले अर्थात क्रम से अगर देखेंगे तो क्रम में देखें तो अ के बाद सीधा आ जा रहा है, आ, उसके बाद फिर ई आ जाएगा, फिर ऊ आता है, और सबसे लास्ट इन सब जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो लास्ट में आएगा ओ आएगा। तो इसे क्रम से जमाने के आधार पर पूछा गया है। चलिए, एक ध्वनि या एक अधिक ध्वनि की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहलाता है। तो एक झटके में जिसका उच्चारण हो उसे क्या कहा जाएगा, अक्षर कहा जाता है। एक या एक से अधिक ध्वनि की इकाई जिनका उच्चारण एक झटके में है वो अक्षर कहलाते हैं। जैसे ये क भी एक अक्षर है, ठीक, क, और इसमें क और प्लस अ में तोड़ देते हैं तब जो है ये वर्ण हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार जो अक्षर है वो एक ही बार में से उच्चारण किए जाते हैं। शब्दों के अक्षर का हेरफेर कहलाता है। तो शब्दों के अक्षर के जो हेरफेर क्या कहलाएगा, वर्ण विपर्य कहलाएगा। वर्ण विपर्य शब्दों के अक्षर के हेरफेर कहलाते हैं।
यहाँ उसका परिभाषा भी दिया गया है। वर्ण विपर्य भाषा विज्ञान में वह अवस्था है जब किसी शब्द के वर्णों को आगे पीछे हेरफेर हो जाना और एक दूसरे के स्थान ग्रहण कर लेना ही वर्ण विपर्य कहलाता है। अगला देखिए, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो ये हम पहले वीडियो में ही पढ़े थे, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ सार्थक लिखा गया है, तो इसका आंसर लेना क्या चाहिए, यहाँ तो हमें शब्द लेना चाहिए, परंतु इसका आंसर क्या लिया जा रहा है, अक्षर लिया जा रहा है। ठीक, तो सार्थक लिखा है तो शब्द होगा इसका आंसर। फिर से वही प्रश्न है तो इसका भी वही हो जाएगा। फिर लास्ट प्रश्न देखिए, आगत ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ आपको आगत ध्वनि बताना है, तो आगत ध्वनि जो है ये आ कहलाएगा। तो आ में अगर हम जो है ये अंतर लगा देते हैं तो ये आगत ध्वनि कहलाता है, तो इसे आगत ध्वनि कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो है टोटल 163 प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस हो गया। वर्णमाला से संबंधित जो है 163 प्रश्नों का प्रैक्टिस हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको हमारे कोई भी वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप जाके यहाँ ज्ञानी मानसक यूट्यूब चैनल में जाके आप PDF टेलीग्राम चैनल में जाके जो है आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ PDF मिल जाएगा, साथ ही करंट अफेयर के भी जो है टॉपिक आपको वहाँ मिल जाते हैं। ठीक, धन्यवाद।